नमस्कार दोस्तों। आप सभी दोस्तों का जेके सर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आप सभी साथी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से विशेष रूप से जो रीट, सीटेट, विभिन्न प्रकार के टेट, विभिन्न प्रकार की शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। आज का जो टॉपिक है वो शिक्षण विधियों से रिलेटेड है, इसलिए आप सब साथी इस जो क्विज माला है इसको ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार जरूर देखें और पढ़ें, ताकि आपकी तैयारी में और इजाफा हो सके। ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्विज माला शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र सही नहीं है? शिक्षण सूत्र नहीं है, आपको बताना कि इनमें कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। ऑप्शन अ संपूर्ण से खंड की ओर, ऑप्शन ब सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन स मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, ऑप्शन द सरल से कठिन की ओर। शिक्षण सूत्र नहीं है, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ब सामान्य से विशिष्ट की ओर। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण नए ज्ञान की खोज करता है? यानी आपको ये बताना है कि कौन सी विधि है जो नए ज्ञान की खोज करता है। ऑप्शन अ आगमन विधि, ऑप्शन ब निगमन, ऑप्शन स दोनों, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। कि नए ज्ञान की खोज कौन सा शिक्षण सूत्र कौन सी शिक्षण विधि करता है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन अ आगमन। ध्यान रखना, नए ज्ञान की खोज कौन करवाता है? आगमन विधि। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अधिगम का मुख्य घटक क्या है? अधिगम का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन अ उद्दीपक, ऑप्शन ब अभिप्रेरणाएं, ऑप्शन स बाधाएं, ऑप्शन द लक्ष्य। अधिगम का मुख्य घटक है वो आपका है ऑप्शन ब अभिप्रेरणा। ध्यान रखना दोस्तों, अधिगम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है प्रेरणा। अभिप्रेरणा, प्रेरित होकर ही अधिगम सुगम किया जा सकता है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है? सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन अ है आपका प्रयत्न और भूल पर, ऑप्शन ब है करो और मरो पर, ऑप्शन स है जियो और जीने दो पर, ऑप्शन द है सरल और कठिन पर। सीखने का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आप इस सीखने के सिद्धांत के प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका सही जवाब है वो है ऑप्शन अ प्रयत्न और भूल पर आधारित। सीखने का सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रयत्न और भूल पर। आपका पांचवा प्रश्न है, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए सबसे उपयुक्त है? आपकी जो अनुकरण विधि कौन से स्तर के लिए उपयुक्त मानी गई है? आपका सही जवाब ढूंढ के बताना है। आपको अगर इसका आंसर आता है तो चैटिंग बॉक्स में जरूर आंसर देवें। अनुकरण का मतलब जानते हो? पीछे पीछे चलना। अनुकरण, जो आपको रास्ता दिखा है उसी रास्ते पर चलना। तो अनुकरण विधि स्तर मतलब कौन सी क्लास के लिए? ऑप्शन अ माध्यमिक स्तर के लिए, ऑप्शन ब विश्वविद्यालय स्तर के लिए, ऑप्शन स प्राथमिक स्तर के लिए, और ऑप्शन द पूर्व प्राथमिक स्तर के लिए। तो आप जानते हैं छोटे बच्चे होते हैं जो अनुकरण नकल करना, एक तरीके से देख देख करके सीखना अनुकरण है। तो अनुकरण मुख्य रूप से किस स्तर के लिए उपयुक्त है? और वो है ऑप्शन स प्राथमिक स्तर। वैसे पूर्व प्राथमिक में भी अनुकरण ही है, लेकिन मुख्य रूप से है वो प्राथमिक स्तर के लिए अनुकरण विधि सबसे उपयुक्त मानी गई है। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। व्याकरण की शिक्षा कब प्रारंभ करनी चाहिए? जो आपकी ग्रामर है उसकी पढ़ाई बच्चों को कब शुरू करनी चाहिए? स्कूल आने पर? जैसे ही बच्चा स्कूल आता है क्या उसी समय शुरू कर देनी चाहिए? शुरुआत में ही बच्चे की स्टार्टिंग में? ऑप्शन ब वाचन पर अधिकार होने पर, जब बच्चा वाचन कौशल में दक्ष हो जाए तब करना चाहिए। ऑप्शन स लेखन पर अधिकार, जब बच्चा लिखना सीख जाए तब।
ऑप्शन द भाषा पर अधिकार होने पर, यानी जब बच्चे की भाषा पर कमांड हो जाए तब। बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्याकरण की शिक्षा बच्चों को तब देनी चाहिए जब बच्चा भाषा में पूर्णतः दक्ष हो जाए, यानी आपका सही जवाब है ऑप्शन द भाषा पर अधिकार होने पर। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 7वां क्वेश्चन है, कठिनाई निवारण की सुकराती विधि है। कठिनाई निवारण की सुकराती विधि है, यानी सुकरात ने कठिनाई निवारण के लिए कौन सी विधि बताई। सुकरात बहुत ही माने हुए दार्शनिक थे, तो उन्होंने कठिनाइयों के निवारण हेतु एक विधि बताई। उस विधि का क्या नाम है। ऑप्शन अ स्पष्टीकरण विधि, ऑप्शन ब उद्बोधन विधि, ऑप्शन स प्रवचन विधि, ऑप्शन द प्रश्नोत्तर विधि। तो आपका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। अगर इन प्रश्नों के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई शंका संशय है या इससे संबंधित कुछ पूछना भी चाहते हैं तो आप चैटिंग बॉक्स में जरूर उत्तर देवें। मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने की, प्रत्येक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। कठिनाई निवारण की सुकरात के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण विधि है, वो है ऑप्शन द प्रश्नोत्तर विधि। बढ़ते हैं आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 8वां क्वेश्चन है, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य है। सुनकर अर्थ ग्रहण प्राप्त करने का, सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य, यानी किसी बात को आपने सुना, सुन करके आपने उसका अर्थ ग्रहण कर लिया, तो ये किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। कौशलात्मक उद्देश्य, यानी आपको कौशल में दक्ष करता है। ब है ज्ञानात्मक उद्देश्य, स है रचनात्मक और द है भावात्मक। आपको बताना है कि सुन करके अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करने का उद्देश्य कौन सा है। कौशल उद्देश्य, ज्ञानात्मक, रचनात्मक, भावात्मक। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ब ज्ञानात्मक। सुनकर अर्थ ग्रहण से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है, वो है ज्ञानात्मक उद्देश्य की। बढ़ते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखो और रचो विधि को क्या कहते हैं। देखो और रचो, देखो और फिर रचना करो, इसको क्या कहते हैं। कला प्रणाली, ऑप्शन ब खेल प्रणाली, ऑप्शन स लेख प्रणाली, ऑप्शन द वाक्य प्रणाली। आपको बताना देखो और रचो विधि को क्या कहते हैं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ब खेल प्रणाली। ध्यान रखना, देखो और रचो विधि को क्या कहते हैं, खेल विधि। ठीक है, बढ़ते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की ओर, 10वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित विधि नहीं है, जो बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई विधि नहीं है। ऑप्शन अ प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन ब प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन स व्याख्यान विधि, ऑप्शन द प्रयोग विधि। बाल केंद्रित विधि नहीं है, प्रयोगशाला विधि, प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोग विधि। आपका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। आपका सही उत्तर है बाल केंद्रित विधि नहीं है, वो है व्याख्यान विधि। ये बच्चों को ध्यान में रखकर, ध्यान रखना दोस्तों, ये सारे जो प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए प्रयोगशाला, प्रोजेक्ट और प्रयोग विधि बहुत ही उपयोगी है। लेकिन जो व्याख्यान विधि है या तो माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और हायर एजुकेशन के लिए उपयुक्त मानेंगी। है बाल केंद्रित नहीं। कौन सी विधि, व्याख्यान विधि यानी लेक्चर विधि। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 11वां क्वेश्चन है, भाषा क्या है। भाषा क्या है। ऑप्शन अ अभिव्यक्ति उपागम, ऑप्शन ब सामाजिक उपागम, ऑप्शन स विचार उपागम और ऑप्शन द ये तीनों। भाषा क्या है। भाषा अभिव्यक्ति है, सामाजिक है और विचार है। आपका सही जवाब है ऑप्शन द ये तीनों, यानी भाषा अभिव्यक्ति उपागम भी है, सामाजिक उपागम भी है और विचार उपागम भी है। बढ़ते हैं आज के 12वें क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हिंदी हमारी राजभाषा कब बनी। ये मैंने जानबूझ करके प्रश्न डाला है दोस्तों। ये आपके जो आपका रीट के एग्ज़ाम के अंदर जो आपका राजस्थान का सामान्य ज्ञान क्वेश्चन जोड़ा है उससे रिलेटेड है। और दूसरी बात, आपका एग्ज़ाम 26 सितंबर को होने जा रहा है और सितंबर का माह हिंदी माह माना जाता है। आप जानते हो कि इसी महीने के अंदर
हिंदी हमारी राजभाषा बनी थी, तो वो कब बनी उसकी डेट बतानी है आपको। 14 सितंबर 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन सा 14 सितंबर 1969 को, ऑप्शन द 14 सितंबर 1981 को। ध्यान रखना दोस्तों, हम में से कई दोस्त ये कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत के अंदर हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है। यानी राजकीय कार्यों के अंदर हिंदी को महत्व दिया गया। ठीक है, हमारे इंडिया के अंदर राष्ट्रीय भाषा को लेकर 3 मेथड फॉर्मूला काम में लिया गया है, यानी 3 भाषाओं को, हिंदी, आंग्ल और क्षेत्रीय भाषा। तो हिंदी हमारी राजभाषा कब बनी? 14 सितंबर 1949, यानी आपका ऑप्शन है बस सही। बढ़ते हैं आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपगम कहलाती है? कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपगम कहलाती है? व्याकरण विधि, ऑप्शन ब ध्वन्यात्मक विधि, ऑप्शन स अनुकरण विधि, ऑप्शन द व्यतिकेरी विधि। व्यतिकेरी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपगम विधि है, तो वो आपकी है ध्वन्यात्मक विधि, यानी अनुकरण विधि। प्राथमिक भाषा उपगम के लिए अनुकरण विधि, प्राथमिक भाषा उपगम वाली विधि कौन सी है? अनुकरण विधि। बढ़ते हैं आज के 14वें क्वेश्चन की ओर। किस विधि का प्रयोग करते समय बालक को व्याकरण का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं हो पाता? किस विधि का प्रयोग करते समय बालक को व्याकरण का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं हो पाता? ऑप्शन आ है भाषा ससंग्रह, अनुलेखन, श्रुति लेखन और अनुकरण। ऐसी कौन सा तरीका है जिस तरीके को प्रयोग करने से बालक को व्याकरण का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा? अनुलेखन से, श्रुति लेख से, अनुकरण से या भाषा ससंग से? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन अ, भाषा ससंग से। बढ़ते हैं आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। एक शिक्षक बच्चों को पायोजी मैंने पढ़ाते समय किस विधि का प्रयोग करेगा? एक टीचर है, ये एक आपका आप गीत भी कह सकते हो, कविता भी कह सकते हो, पायोजी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये पढ़ाते समय किस विधि का प्रयोग करेगा? ऑप्शन अ है व्यतिकेरी विधि, व्यतिरेकी विधि, ऑप्शन ब ध्वन्यात्मक विधि, ऑप्शन स व्याख्यान विधि, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ब ध्वन्यात्मक विधि। ठीक है, यानी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये अगर बच्चों को पोएम पढ़ा रहा है तो इसके अंदर ध्वन्यात्मक विधि का प्रयोग करेगा। आप बढ़ते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। एक बालक को बिना लिखित संसाधन के भाषा पढ़ाना सिखाने के लिए कौन सी विधि उपयोगी हो सकती है? आपके पास लिखित संसाधन नहीं है, बच्चे को आपको भाषा पढ़ाना सिखाना है, तो इसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करो? ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ बहुत ही घुमा के प्रश्न दिया है कि आपके पास कोई लिखित संसाधन नहीं है, आपको बच्चे को भाषा सिखानी, भाषा क्या सिखानी? पढ़ना सिखाना है, तो इसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे? हो सकती है कौन सी उपयोगी विधि हो सकती है? वो है स्मरण भाष्य विधि, ऑप्शन ब श्रुति लेखन विधि, ऑप्शन स पर्यवेक्षित विधि, ऑप्शन द अभिकेंद्रित विधि। यानी आपके पास लिखित संसाधन नहीं है, आपको बच्चे को भाषा पढ़ना सिखाना है, तो आपके लिए कौन सी विधि उपयोगी हो सकती है? तो इसमें आपका सही जवाब है स्मरण भाष्य विधि। ध्यान रखना, भाषा सिखाने के लिए स्मरण भाष्य विधि उपयोगी हो सकती है। कब? जब आपके पास लिखित संसाधन नहीं है। पढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कौशल अभिव्यंजना प्रकृति का है? यानी कौन सा जो कौशल होते हैं, हमारे 4 कौशल बताए गए LSRW, ठीक है, इन चारों कौशलों के अंदर अभिव्यंजना प्रकृति का कौशल कौन सा है? ऑप्शन अ स्वरण कौशल, ऑप्शन ब वाचन कौशल, ऑप्शन स पठन कौशल और ऑप्शन द उच्चारण कौशल। तो अभिव्यंजना प्रकृति का कौशल कौन सा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख कर जरूर भेजें।
अगर इससे संबंधित कोई और प्रश्न है तो भी आप लिख करके कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपके उस कमेंट का आंसर दे सकूं। तो अभिव्यंजना प्रकृति का कौशल है वो आपका है सही जवाब ऑप्शन द उच्चारण कौशल। बढ़ते हैं आज के 18वें क्वेश्चन की ओर। मौन वाचन की प्रमुख विशेषता। मौन वाचन होता है उसकी सबसे बढ़िया विशेषता क्या है, अच्छी क्वालिटी क्या है? ऑप्शन अ अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना, अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना। ऑप्शन ब है मनोरंजन पूर्वक पढ़ना। ऑप्शन स है ध्यान पूर्वक धीरे धीरे पढ़ना। ऑप्शन द है मन में ही पढ़ना। यानी मौन वाचन की विशेषता क्या है, प्रमुख विशेषता है मौन वाचन। वैसे मौन वाचन की विशेषता मन में पढ़ना भी है, दिमाग लगाते हुए पढ़ना भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना मौन वाचन की सबसे प्रमुख विशेषता मानी गई है। बढ़ते हैं आज असही हो गया इसके अंदर, तो मौन वाचन की विशेषता में अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना। बढ़ते हैं आज के 19वें क्वेश्चन की ओर। साचर्य विधि का आविष्कार किया था। साचर्य, आपने बीच में एक अलग तरह की बात कर रहा हूं दोस्तों, क्षमा करना। साचर्य गणित के अंदर आपने पढ़ा होगा। साचर्य विधि आपने देखी होगी। साचर्य का मतलब साथ साथ। तो साचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन अ फ्रोबेल ने, ऑप्शन ब H.C. हॉल ने, ऑप्शन स मॉन्टेसरी ने, ऑप्शन द ऑकलैंड ने। यानी साचर्य विधि के जनक कौन थे? फ्रोबेल थे, H.C. हॉल थे, मॉन्टेसरी थे या ऑकलैंड थे? आपका सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें। साचर्य विधि का सही आंसर है ऑप्शन स मॉन्टेसरी साचर्य विधि के आविष्कारक थे। आज का अंतिम और 20वां प्रश्न है, मिलन व डोनाल्ड के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सोपान है। मिलन और डोनाल्ड दो भाषा विशेषज्ञ माने गए हैं। इन्होंने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान बताए? ऑप्शन अ है 5 सोपान, ऑप्शन ब 3 सोपान, ऑप्शन स 4 सोपान, ऑप्शन द 2 सोपान। मिलन और डोनाल्ड के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान हैं? चैटिंग बॉक्स में अपना आंसर लिखकर जरूर भेजें। आपका सही जवाब है ऑप्शन स 4। यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के डोनाल्ड और मिलन ने कितने सोपान बताए? 4 सोपान। अगर आज की क्विज माला अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको नहीं पसंद आई है तो कमेंट में डिसलाइक भी करें, लेकिन करें ज़रूर। ये रीट की एग्ज़ाम वाले साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम देखकर और सुनकर पढ़ते हैं, देखकर सुनकर पढ़ना सबसे श्रेष्ठ कर माना गया है। इसलिए दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समय बहुत कम बचा है। मेरी तरफ से आप सभी भावी शिक्षक साथियों को अग्रिम शिक्षक बनने की बधाई। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।